सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों और क्रांतिकारी महानायिकाओं को नमन करते हुए आप सभी माताओं और बहनों और भाइयों को हमारा जय भीम, जय मूल्यवासी, बोल पिचासी, जय मूल्यवासी, बोल पिचासी, जय मूल्यवासी। हमारे महापुरुषों ने एक बात कही थी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। ये हमने नहीं, हमारे महापुरुष बाबा साहब ने ये बात कहा था हमसे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। तो बहनों और भाइयों, आज भी हम वर्तमान में गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हैं। हम लोग ना बहनें, ना हमारे भाई, ना हमारी आने वाली पीढ़ी, हम लोग फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। हम लोग आजाद नहीं हैं। जब 1950 से पहले का हम इतिहास देखते हैं, जो हमारी बहनों की स्थिति थी वो क्या दयनीय स्थिति थी। 1950 से पहले क्या था? 1950 से पहले आज हम यहाँ संपन्न बैठे हुए हैं, सभी लोग एकजुट होकर के अच्छे अच्छे वस्त्रों में यहाँ हमारी बहनें दिखाई दे रही हैं, तो वो कैसे हमको मिला? इसके पीछे हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले जाना पड़ेगा कि हमारी बहनों की क्या दुर्दशा थी। हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहना पड़ता था, हम लोगों को बेगार करनी पड़ती थी, महिलाओं को हक अधिकार नहीं थे, कपड़े पहनने का, वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, उसको चूड़ियां पहनने का अधिकार नहीं था, आभूषण पहनने का, सोना चांदी, ये सब हीरे जवाहरात, ये हम लोगों को रखने का, पहनने का हमारी बहनों को अधिकार नहीं था। उसको अधिकार नहीं था, उसको पैर की जूती समझ के पैरों तले उसको रौंदा जाता था। ये हमारी बहनों की स्थिति थी 1950 से पहले। ये कैसे मिल गया हमको? ये कैसे मिल गया हमको मान सम्मान स्वाभिमान? कैसे मिला? ये हमारी माता रमाबाई की देन है, जिनकी वजह से आज ये हमें मान सम्मान मिला। उन्होंने हमारे लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, जब जाके हमको ये मान सम्मान स्वाभिमान मिला। संविधान लागू हुआ ना के बराबर। हमारी बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला 1950 के बाद में। 1950 के बाद में संविधान लागू हुआ और हमारी बहनों को पढ़ने का, लिखने का, पुरुष के बराबर चलने का, कंधे से कंधा मिला के चलने का मौका, अवसर मिला। पढ़ी लिखी बहनें हमारी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनी और 4 बार मुख्यमंत्री बनी, इंदिरा प्रधानमंत्री बनी, तो एक संविधान हमारे बाबा साहब की वजह से बनी। आज ये मान सम्मान स्वाभिमान हमको हमारी माता रमाबाई की देन है। अगर वो 4-4 बच्चे हमारे लिए समर्पित नहीं करती तो बाबा साहब नहीं पढ़ पाते, ना लिख पाते, ना संविधान दे पाते, ना हमको अधिकार दे पाते। तो बहनों, हमको ये सोचना पड़ेगा, जो हमें हक अधिकार मिले, आज वो आपके हक अधिकार फिर से संकट में नजर आ रहे हैं, फिर से हमको गुलाम बनाया जा रहा है। जो 1950 से पहले था, वही दुर्दशा फिर से हमारी बहनों की जा रही है। जो बहनें हमारी पढ़ लिख करके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही थी, लेकिन दुश्मनों को ये गंवारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो महिलाएं हमारी उनकी सदियों से गुलामी करती थी, वो उनकी बराबरी पर पहुंची, लेकिन दुश्मन को ये गंवारा नहीं हुआ। इसलिए हमारी बहनों को दोबारा से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम शुरू हो गया है। ये षड्यंत्र चालू हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बहन कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, 27 अगस्त को अभी राबिया सैफी के साथ दिल्ली में संगम विहार में जो सिविल डिफेंस में थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। पायल वाल्मीकि जी के साथ बलात्कार हुआ। मनीषा वाल्मीकि जी के साथ हाथरस में रेप हुआ। आपको पता होगा, जिला हाथरस में, आपके नजदीक में ही, आपके नजदीक में ही हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ इतना भयंकर,
इतना दुराचार हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसकी जीभ को काट दिया गया और उसको इतनी बेरहमी से उसको प्रताड़ित किया गया। 4 दरिंदों ने उसके साथ रेप किया और रात के अंधेरे में 2:30 बजे उसको उसके माँ बाप को दरवाजे में ताला लगा के बंद कर दिया। और जो माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं उस बेटी का उसको चेहरा भी नहीं देखने दिया। क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी अभी वर्तमान में अभी ताजा मैटर जो राबिया सैफी थी उनके साथ भी यही दरिंदगी हुआ। कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं। बदायूं में 50 साल की महिला के साथ एक मंदिर के अंदर एक पुजारी ने रेप किया, 50 साल की महिला के साथ। बलरामपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, कोई भी जिला ऐसा है यूपी में जहां महिलाओं के साथ वारदात नहीं होती? कहां है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हमने सोचा विचारा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आज संविधान है तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मानिए जब संविधान जड़ से खत्म हो जाएगा तो सोचिए कि हमारी दुर्दशा हमारी बहनों की क्या होगी। क्या आज हमारे लिए कोई आवाज उठाता है? कोई नहीं। चरम सीमा पर जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज स्थापित हो चुका है। आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। हमसे बोलती है मैडम हमको घर से निकलने में डर लगता है। जो महिलाएं घर से निकलती थी, जागरूक करने के लिए निकलती थी, दोस्त दुश्मन की पहचान करने के लिए निकलती थी, वो महिलाओं को भी डर सताने लगा है कि कौन भेड़िया मिल जाए सुबह से शाम तक रास्ते में, किसका हम बलि का बकरा बन जाए हमें नहीं पता। ऐसी स्थिति पैदा हुई नहीं, कर दी गई ये जानबूझ करके कि इनके अंदर इतना डर और इतना भय बिठा दिया जाए जिससे महिलाएं घर से ना निकले, ना ही अपना संघर्ष करें, ना अपने दोस्त दुश्मन की पहचान कर सके, ना ही इनका कोई भी आगे विकास हो सके। इसलिए ये सब षड्यंत्र आप हमारी बहनों के लिए ये चला रहे हैं और ये एक भयंकर षड्यंत्र है। इसको हमें समझने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा, नहीं आने वाले समय में हम महिलाएं फिर से 1950 से पहले जो जीवन था, गुलामी की जो जंजीरें थी, फिर से हमको वही बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। हमें ये सोचने की, ये विचारने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है हम बहनों के साथ, हम क्यों सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियां, हमारी बहनाएं जब खेत में जाती है काम करने के लिए तो उनको डर सताता है, उनको भी डर सताता है, वो भी सुरक्षित नहीं है। किसको आजादी कहते हैं? जब बहन हमारी घर से निकल जाए, हमारी बेटी घर से निकल जाए और शाम को 8-10 बजे रात को घर पे आ जाए, सुरक्षित घर पे लौटे, तो उसको आजादी कहते हैं, उसको आजादी कहते हैं। गुलामों की समस्या होती है, शासक वर्ग की कभी समस्या नहीं होती। कभी आपने सुना कि जो शासक वर्ग है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या उनकी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार होता है? नहीं होता। कभी नहीं सुना होगा, कभी उनके हाथ में भी कटोरा नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे बहुजन समाज में हमारे बच्चों को कटोरा देने का काम किया मनोवादियों ने किया। लेकिन हम नहीं विचार करते इस पे। क्यों नहीं करते? सवाल यहाँ खड़ा होता है। गुलाम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो अत्याचार को सहन करता है उसको गुलामी कहते हैं। क्यों आवाज नहीं उठाती हमारी बहनें? हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, ये तो एक वाल्मीकि थी, एक जाटव थी, एक धोबी थी, एक ओबीसी की थी, एसटी की थी। मतलब हम लोग बटे रहने का काम करना चाहते हैं, हम दुश्मनों का काम करते हैं, हम दुश्मनों का काम करते हैं। अरे हम लोग बटे नहीं, हम बांटे हुए लोग हैं। जो लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं उन्हीं लोगों ने हमको 6743 जातियों में बांट करके हमको अलग अलग करने का काम किया। हमको अलग अलग करने वाले जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने हमको अलग किया, उन्होंने हमको अलग अलग करके हमारी डेली पिटाई हो रही है, हमारी नंबरबाजी से सबकी पिटाई हो रही है। लेकिन हम फिर भी आवाज नहीं उठाते, हम दुश्मन को मजबूत करने का काम करते हैं। हमको ये विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा
किसी की बहन हो या बेटी हो, किसी के भी साथ अन्याय अत्याचार हो, हमको ये सब जाति भेद भुला करके एक संगठित होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो बहने, वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से घर के अंदर बंद कर दिए जाएंगे, फिर से हम घर के अंदर बंद कर दिए जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमारे महापुरुष नहीं आएंगे, हमको ही संघर्ष करना पड़ेगा अपनी आजादी के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए हम महिलाओं को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, हमको भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। जिनके लिए हमारी बहनें सपना देखती हैं कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, मेरा भी सहारा बनेगा, तो क्या वो आपका सपना पूरा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि डर भय इतना हमारे अंदर पैदा कर दिया जाएगा कि जिससे हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने देंगे। जब बच्चा घर से निकलेगा नहीं, पढ़ने जाएगा नहीं, तो कहां से डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कहां से बनेगा? सवाल खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है। हमको विचार करने की जरूरत है बहनों, जाग जाओ, नहीं तो ये दरिंदे किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कौन इसका शिकार बन जाए? ना कभी राबिया सैफी ने सोचा था, ना पायल वाल्मीकि ने सोचा था, ना मनीषा वाल्मीकि ने, ना श्रद्धा मौर्य ने सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। किसी ने नहीं सोचा था बहनों, क्योंकि आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, कौन किसका शिकार बन जाए। इसीलिए बहनों, घर से निकलो। 50% हमारी महिला शक्ति है, 50 पुरुष है, तो हम 100% हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं। इसीलिए बहनों, जब हमारी ताकत इकट्ठी हो जाएगी, हम लोग भी एक मंच पर बहनें इकट्ठी होकर आएंगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, तो हमें विजय प्राप्त होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकेंगे। नहीं तो ये वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे जिनको हम सींच रहे हैं पौधे की तरह, वो एक दिन वो पौधा मुरझा जाएगा। जब एक महिला परिवार में बच्चे को जन्म देती है, आजाद महिला, तो बच्चा, परिवार आजाद होता है, बच्चा आजाद होता है, परिवार आजाद होता है, समाज आजाद होता है, तो देश आजाद होता है। एक महिला के ऊपर निर्भर करता है। गुलाम महिला गुलाम बच्चे पैदा करती है, आजाद महिला आजाद बच्चे पैदा करती है। तो हमको आजाद बनना है मेरी बहनों, हमको आजाद बनना है और हमें अपने देश को आजाद कराना है। हमारी महानायिकाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। ये हम नहीं बोल सकते थे, ये आज हमारे महापुरुषों और हमारी महानायिकाएं, उनकी देन है, जिनकी वजह से आज हमें अवसर मिला आपके बीच में आने के लिए और बात रखने के लिए। बहनें, ये सब कुछ हमें ऐसे ही नहीं मिल गया था। बच्चा जब जन्म लेता है, उसको जन्म से ही उसको अधिकार मिल जाता है, उसको बिना कुछ किए हुए उसको अधिकार मिल जाता है, उसको हर चीज का अधिकार मिलता है। वो कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे बाबा साहब ने सबके लिए हक अधिकार, सबके लिए बराबर दिया। ये पेड़ पौधे जीव जंतु सबके लिए अधिकार बराबर दिया, लेकिन वो आपके हक अधिकार फिर से संकट में दिखाई दे रहे हैं। आपका संविधान की प्रतियां दिल्ली में जंतर मंतर में 9 अगस्त 2018 में जलाया गया, किसी ने आपकी आवाज को नहीं उठाया, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। जब हमारे संविधान की प्रतियां, हमारे हक अधिकार जलाए जा रहे हैं, तो नेता लोग कहां सो जाते हैं, कहां सो जाते हैं? जिस संविधान की वजह से वो लोग नेता बनते हैं, सत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन वो तमाशा देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके अंदर निजी स्वार्थ, परिवारवाद होता है। इसीलिए वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे वो कभी कोई आवाज ना उठाते हैं, ना उठाएंगे, वो कभी आवाज नहीं उठाएंगे। उनको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने निजी स्वार्थ से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है और परिवारवाद से मतलब है। हमें यह सोचना होगा कि आज जब संविधान है, संविधान तो बचा नहीं, लेकिन नाम के लिए अभी है।
जो जब संविधान है तब हम सुरक्षित नहीं है, तो कल्पना कीजिए क्या मंजर होगा जब संविधान नहीं रहेगा, तो हम महिलाओं की दुर्दशा क्या होगी, क्या होगी दुर्दशा। ये बहुत गंभीर विषय है बहनों। मैं ऐसे ही नहीं, मेरे अंदर भी दर्द है कि हमारी जो माता रमाबाई थी, उन्होंने 4-4 बच्चों को हमारे लिए समर्पित किया, लेकिन हमारी बहनों ने कभी माता रमाबाई को जानने की कोशिश नहीं की कि कौन माता रमाबाई थी। मैं अपनी बहन से पूछना चाहती हूँ कि माता रमाबाई कौन थी, आप बताइए कौन थी माता रमाबाई? कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपकी कमी नहीं है इसमें, आपकी हमारी बहनों की कोई कमी नहीं कि माता रमाबाई को नहीं जानती हैं, क्योंकि आपको कभी बताया ही नहीं गया। किसी जो हमारे पेरेंट्स जो परिवार में होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको खुद नहीं होता है बेचारों को पता, तो वो कहाँ से बताएंगे? क्योंकि दुश्मन जो इतिहास लिखा, वो दुश्मन ने जो हमारा असली इतिहास था उसको मिटा दिया और मनगढ़ंत इतिहास उन्होंने पेश किया और उसी को हमारे लोगों ने जाना, उसी को पढ़ाया और उसका प्रचार किया। लेकिन माता रमाबाई, मैं आपको बता देती हूँ कि माता रमाबाई कौन थी। माता रमाबाई बाबा साहब की पत्नी थी, बाबा साहब की पत्नी थी। उन्होंने कंधे से कंधा मिला के बाबा साहब का साथ दिया था, जब जाके हमको ये हक अधिकार मिले, और वही हक अधिकार आपके दोबारा से खत्म किए जा रहे हैं। फिर से खत्म करने का ये इनका षड्यंत्र चल रहा है, आपको पूरी तरह से गुलाम बनाने का। गुलाम बनाने की प्रक्रिया उनकी शुरू है। आज देखिए, आज हमारे जो किसान भाई को कम से कम 9-10 महीने हो गया, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं। जब उनके फायदे की जब चीज उनको नहीं दिखाई दे रही, तो तुम्हें क्यों लेने में प्रॉब्लम है? क्यों नहीं अपने काले बिल को वापस ले रहे? जो 3 कानून उन्होंने जो बनाए हैं, क्यों नहीं उनको वापस ले रहे? यानी कि वो पहले ही सौदा कर चुके हैं, पहले ही वो सौदा कर चुके हैं, और उनके भंडारण उससे पहले उनके बन चुके थे। जो गोदाम उन्होंने बनाए थे, अनाज के जो गोदाम बनाया वो पहले बनाया, और जो बिल उन्होंने काले बिल जो बनाए वो बाद में बनाए। उसके लिए इतना संघर्ष चल रहा है, कितने हमारे किसान मारे जा चुके हैं। अभी परसों भी पंचायत हुआ अपना भी आगरा में, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सरकार झुकना चाहती? क्योंकि उनको आपके वोट की जरूरत नहीं है, उनको आपके वोट की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो ये सत्ता में जो बैठे हैं, नाजायज जो सरकार बैठी है सत्ता में, उनको आपकी जरूरत नहीं, उनका वोट ईवीएम से उनको मिलता है। अब आपकी वोट की जरूरत नहीं, आपका वोट 0 कर दिया गया, शून्य कर दिया गया आपका वोट ईवीएम वोटिंग मशीन के माध्यम से। ईवीएम वोटिंग मशीन के माध्यम से आपका वोट शून्य कर दिया गया। जो बच्चों को हमने पढ़ाया था, लिखाया था, एक सपना देखा था कि हमारा बेटा बाहर जाएगा, कोचिंग करेगा, पढ़ेगा लिखेगा और एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो भी आपके सपने तोड़ दिए, वो भी सपने तोड़ दिए। वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इन जुमलेबाज लोगों ने क्या कहा? पकौड़े तलिए, पकौड़े तलिए। क्या मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आपने पकौड़े तलने के लिए अपने बच्चों को जन्म दिया था? क्या इसलिए पैसा खर्च किया था कि हमारे बच्चे आगे चल के पकौड़े तलेंगे? ये जुमलेबाज लोग जो सत्ता में जो नाजायज बैठे हुए हैं, ये घोटालेबाज जो बैठे हुए हैं, ये हमारा भला कभी नहीं कर सकते। जिन्होंने हमको सदियों से गुलाम बना के रखा, हम जो हमको गुलाम बना रहे हैं, हम उनसे फरियाद करते हैं कि तुम हमें हक दो। अरे हम तो देने वाले हैं, हम भारत के मूल निवासी, हम 85% जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको शासक होना चाहिए, उसको राजा बनना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण हम ये नहीं पहचान पाए कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है, दोस्त और दुश्मन कौन है। हमको ये पहचानने की जरूरत है, ये पहचानने की जरूरत है कि आखिर ये सरकारें हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। हमारे बच्चों को बेरोजगार घुमाया जा रहा है, बच्चे गलत उसमें जाते हैं, तो कितना शोषण हमारे बच्चों का हो रहा है। क्या हमने कभी
आवाज उठाया, 2 साल से विद्यालय बंद था, लेकिन हमने कभी किसी पेरेंट ने आवाज नहीं उठाया और घर बैठे आपसे फीस भी वसूली किया गया, फीस भी वसूली किया गया और हमने दिया भी। बच्चा विद्यालय नहीं गया लेकिन आपसे फिर भी फीस वसूली किया। क्यों? अगर इनके पास पैसा रह जाएगा तो ये घर में मजबूत हो जाएंगे, इसीलिए इनसे पैसा हमें वसूलना है, इनको मजबूत नहीं बनने देना है। नौकरी गया आपका, शिक्षा 0 कर दिया गया, खेती गया, क्या बचा आपके पास? फिर भी हम लोग बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं। कहां से स्वतंत्र हैं? आप तो गुलाम हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हो, गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया है और जंजीरें आपको तोड़नी पड़ेगी। हम एक को नहीं, सभी को, 85% मूल निवासियों को, क्योंकि ये देश हमारा है। हम 85% मूल निवासियों का देश है। 6743 जातियों में दुश्मनों ने हमको बांटा। हम इस देश के असली शासक हैं, हम लोग इस देश के शासक हैं। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज, हम सभी भाई बहन सब एक हैं। हमारा आपका DNA सबका एक है। हम भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम लोग, जानकारी ना होने के कारण हम लोग फिर भी आज बटे हुए हैं, बटे हुए हैं। आज हमारे लिए जो इतनी सारी समस्याएं निर्माण कर दी गई, अंबार लगा हुआ है, हम शाम तक भी बोलेंगे तब भी भरपाई नहीं हो पाएगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज जो हमारी समस्याएं जो वर्तमान में जो निर्माण की गई है, जो पैदा की गई है, वो हुई नहीं थी, वो जानबूझ के पैदा की गई और हमारे लिए कोई भी पार्टी आवाज उठाने वाली नहीं है। ना कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना सपा, ना बसपा, कोई हमारे लिए आवाज उठाने वाली नहीं है। अगर आवाज उठाते तो हमारे बच्चों के विद्यालय 2 साल से बंद, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी, भूखमरी, कहीं किसी सुना, किसी ने आवाज उठाया हमारे लिए? कोई निकल के नेता सड़कों पे आया? लेकिन हम फिर भी आपके बीच में आए, आपको जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए आए कि आपके गांव में चोर घुस गए हैं, हम बताने आए हैं, नहीं तो आपका गांव लूट जाएगा और लूटने से आपको बचाने के लिए आए हैं कि लूटने से बच जाए। कोई बहन नहीं बोलने वाली, बहन मायावती, हम बहन मायावती से नहीं, हमें उनकी गलत नीतियों से नफरत है, उनकी गलत नीतियों से। हमारे समाज ने उसको वोट दिया, राजा बनाया, रानी बनाया, लेकिन उसने क्या दिया समाज को? धोखा दिया, धोखा देने का काम किया। आज बहन जी बहुजन समाज की बेटी नहीं, आज वो ब्राह्मण समाज बेटी हो गई, ब्राह्मणों की बेटी हो गई, ब्राह्मणों की 3-3.5% की बेटी हो गई। वो आपके लिए अब आपका भला करने वाली नहीं है। हम इस उम्मीद में बैठे रहे, वो कभी पूरा नहीं हो सकता उम्मीद। ना ही अखिलेश, ना सपा आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई भी आपके लिए नहीं निकलने वाला। हम लोगों के कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, हमको ही संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी बारी बारी से पिटाई हो रही है। हम लोग सोचते हैं कि SC के साथ हो रहा है, नहीं, SC के साथ, ST के साथ, OBC जो हमारा यादव भाई है, वो भी हमारे, हम सब 85% मूल निवासी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, माइनॉरिटीज, हम सबका DNA एक है, सबका DNA एक है। हमको दुश्मन ने बांटा था, लेकिन हमको अब एक प्लेटफॉर्म पे आना है। जैसे आप घर में झाड़ू लगाती हैं, नारियल के झाड़ू से जो गंदगी साफ करती हैं, अगर वो बिखर जाए तो क्या आप उससे कचरा साफ कर सकती हैं घर का? नहीं कर सकती। उसको जब बांध देंगे तो पूरा कूड़ा घर का साफ हो जाएगा। इसी प्रकार हमको 6743 जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, अन्यथा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि जो 3.5% लोग जो बैठे हैं सत्ता में, वो हमारी अज्ञानता की वजह से वो राज कर रहे हैं, अज्ञानता की वजह से। आज हमारी बहन खेतों में काम करती है, आपने कभी देखा क्या उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी महिलाएं कभी जाती है खेतों में काम करने? ये एक सोचने का विषय है। लेकिन हमारी बहन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाएंगी, खेती में काम करने जाएंगी, घर में भी काम करने जाती हैं। ये कैसे दयनीय स्थिति पैदा हुई? ऐसा क्यों? क्यों? जहां क्वेश्चन खड़ा होता है वहां आंसर भी होता
ऐसा क्यों होता है हमारे साथ भेदभाव? क्योंकि हम लोग मूल निवासी हैं और वो हमको गुलाम बना के अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। 3.5% ब्राह्मण। हमें ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे लोग समझ नहीं पाते कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आपको पहचान करनी होगी कि आखिर हमको ऐसा कौन करने वाला है, कौन हमें गुलाम बना रहा है। ये हमें पहचानने की जरूरत है बहनों। अगर हम पहचानेंगे तो हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं। नहीं, वो दिन दूर नहीं, फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। मुझे ये बार बार ये बात को इसलिए दोहराना पड़ रहा है कि हमारी बहनों के अंदर ये बात घर कर जाए, अच्छी तरह से समझ जाए। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। इनको बचाना है, पीढ़ी को बचाना है। पीढ़ी को बचाने के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये आपकी 85% मूल निवासियों की पार्टी है। जो लोग हमें गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की इस पार्टी में कोई भी एंट्री नहीं है। उनकी कोई भी एंट्री नहीं है। 15% लोग इसमें नहीं है। हम 6743 जाति जो हम मूल निवासी हैं, हम मूल निवासियों की पार्टी है। क्या सांप और नेवले की दोस्ती एक साथ हो सकती है? नहीं हो सकती। आपके सामने, आप खुद समझदार हैं, आपके सामने उदाहरण है कि सांप और नेवले की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारी पार्टी में प्रतिबंध है, वो लोगों की एंट्री ही नहीं है। ये सिर्फ अपने बहुजन समाज के लिए संघर्ष करती है, महापुरुषों की विचारधारा पर ही काम करने वाली पार्टी है। और भारत की ये पहली पार्टी है जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखे देती है अपना घोषणा पत्र। आज तक किसी पार्टी ने लिखे नहीं दिया होगा। 75 साल हो गया, किसी पार्टी ने लिखित में नहीं दिया होगा। लेकिन हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी ये आपको लिखित में देगी, लिखित में देगी। 29 मुद्दे हैं। हमारी जो बेसहारा महिलाएं हो जाती हैं, जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं, बच्चे भी उनको सहारा नहीं देते, तो उनको हर महीने उनको 1000 रुपए दिया जाएगा। और जो अन्याय अत्याचार हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है, जब बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी तो हर न्याय पंचायत पर पुलिस चौकी का निर्माण होगा। और वहां पर जो भी पुलिस चौकी में महिला होगी, वो सिर्फ अपनी महिला होगी और बाकी किसी की कोई एंट्री नहीं होगी। और जो लॉकडाउन में फीस वसूली किया गया, सत्ता में हमारी जब बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी तो फीस माफी कराएगी, माफ कराएगी। तो बहुत सारे 29 मुद्दे हैं। आज तक किसी पार्टी ने स्टाम्प पेपर पे लिखित में नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी लिखित में देती है। अगर मोदी जो 15 लाख का वादा किया था, अगर वो लिखित में दे देते तो आप उन लोगों के ऊपर केस कर सकते थे, केस कर सकते थे। तो आज मोदी कहाँ होता? जेल में हवा खा रहे होते और वहां पे चक्की पीस रहे होते। लेकिन उन्होंने लिखित में नहीं दिया। जो जुमलेबाज लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, वो कभी लिखित में नहीं देते। वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और उनसे वोट बटोरने का काम करते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें क्या मालूम कि बोल के मौखिक चला जाएगा और ये पूरा करेगा या नहीं। लेकिन हमारी पार्टी आपको लिखित में सबूत दे के चलेगी। हमें लालच पैदा नहीं करना चाहिए। हमारे लोग लालच में आ जाते हैं। सिलेंडर ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे लालच दिए और आ गए। हमने 500 रुपए लिया, लेकिन हमने अपनी बेटी को बेचने का काम किया। वही लोग सत्ता में पहुंच के जब हमको खरीदते हैं, वही लोग हमारे ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। कभी हमने नहीं सोचा, हम सिर्फ चंद स्वार्थ में उनकी बातों में आ जाते हैं। तो बहनें, हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। मेरी बात अगर आपको सही लगे तो मानना, नहीं तो नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपको सच्चाई लगे, अपने बच्चों का भविष्य आप दिखाई दे, तो आप मानना। क्योंकि जब बच्चा भूखा रोता है तो माँ को दया आती है। माँ को दया आती है कि कैसे भी मैं अपने बच्चे का पेट भरूं। तो जो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो हमारी बहनों को उनके लिए सोचना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। तो हमारी बहनें यहाँ से जाएंगी, हमारी बात पर गौर देंगी और आगे आने वाले समय में अपनी भागीदारी
महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चलेंगी, ऐसी मैं आपसे आशा उम्मीद करती हूँ। क्योंकि समय का अभाव है और भी हमारे वक्तागण हैं, उनको भी बोलना है, समय का बहुत अभाव है, तो इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम करती हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और इतना टाइम दिया, हमारी बहनों ने इतना काम छोड़ करके इधर आई, तो मैं उनका आभार दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना। जय भीम, जय मूल निवासी।